नमस्कार। मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं लेखिका सुधा जुगरान जी की कहानी परतें। फ़ोन की घंटी बजी। माँ का फ़ोन था। हेलो माँ, प्रणाम। लेकिन माँ के आशीर्वाद में ही उनका सारा दर्द छलक गया। क्या हुआ? जया चिंतित हो गई। गिर गई, कमर में दर्द हो रहा था। हाँ, वो तो तुमने कल शाम को बताया था। आज दोबारा गिर गई। लेकिन तुमसे कल कहा था ना कि रेस्ट करो, बिना बात ज़्यादा इधर उधर मत चलो। जिया को गुस्से का उबाल व चिंता एक साथ हो रही थी। माँ चुप हो गईं। शायद कई ऐसी बातें होती हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। दोनों तरफ सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन माँ व जया के विचारों की श्रृंखलाओं के सिरे अपनी अपनी जगह पर काफ़ी लंबे खिंच गए थे, जिनकी शाखाएं प्रशाखाएं कई बिंदुओं पर जुड़ रही थीं तो कई पर टूट रही थीं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जया सप्रयास कोमल स्वर में बोली। हाँ, बहुत। मनीष भैया को बताया? कल का बताया था, कल इतना दर्द नहीं था। आज फिर मनीष के जाने की बात गिरी। और भाभी को? माँ फिर चुप हो गई। जिया भी चुप हो गई। कुछ बातों के जवाब चुप्पी में ज़्यादा पारदर्शी व मुखर हो जाते हैं। चुप्पी के शब्दों की मारक क्षमता इतनी तीव्र होती है कि दिल के क्या वजूद के भी टुकड़े हजार हो जाते हैं। अच्छा, तुम सीधी लेटी रहो, मैं कुछ करती हूँ, कहकर जिया ने फ़ोन रख दिया। पल भर बाद उसने मनीष को ऑफिस में फ़ोन किया। हेलो। मनीष की हेलो काफ़ी व्यस्तता वाली थी। जिया को अनायास संकोच ने घेर लिया। भैया, माँ गिर गई। हाँ, मुझे मालूम है, कल तो गिर गई थी। नहीं, आज सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद फिर गिर गई। ओफो। मनीष के स्वर में चिंता की बजाय एक खिन्नता थी। अब तो मैं 5 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाऊंगा। भाभी का जिक्र दोनों ही नहीं कर रहे थे। एक वह भी सदस्य थीं घर की, पर उनकी उपयोगिता परिवार के लिए कितनी हो यह वे खुद तय करती थीं। मैं भी नहीं निकल पाऊंगी भैया, अमित की तबीयत ठीक नहीं है। मनीष भी इस बात को जानता था। जिया के पति की तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक्सरे करवाना पड़ेगा, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। मोबाइल ऑफ कर जिया बैठी ही रह गई। मन गुस्से व क्षोभ से भर रहा था। कौन कहता है माँ को कि ज़बरदस्ती इधर उधर चलती रहें? घर में सारी सुविधाएं हैं, काम करने वाले हैं। सीमा भाभी की तटस्थता को छोड़ दे तो किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन कमी तो है। बाबा को गए अभी 3 साल ही हुए हैं। दबंग बाबा अपना बुढ़ापा अपनी दबंगता, आर्थिक सक्षमता व पत्नी की सहभागिता के कारण संपूर्ण बिताकर चले गए। लेकिन बाबा के राजपाट की सामग्री 82 वर्ष की माँ का कष्ट वास्तव में वृद्धावस्था के प्रति मनन चिंतन करने को विवश कर देता है। पति के जाने के बाद तन मन दिल दिमाग व अपने कमरे में शून्यता का पसर जाना उन्हें कमज़ोर कर रहा है। बिस्तर पर बगल में बैठे या लेटे पति की बूढ़ी व रुग्ण काया भी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। घर में उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त करती थी। बेटे बहू उनके साथ रह रहे हैं, वे बेटे बहू के साथ नहीं। खामोशी से यह जतला देती थीं। खानों तो तब भी महाराजिन बनाती थी, काम तब भी नौकर चाकर ही करते थे, लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक फैला उनका एक छत्र अधिकार उन्हें कई व्याधियों से बचाता था। पति के जाते ही घर का भूगोल बदल गया और साथ ही सोल भी, और उस सोल में समाहित उनका व्यक्तित्व भी। माँ, चाय पत्ती चीनी के डिब्बे कहाँ गए? बाबा के जाने के बाद वह उस दिन किचन में चाय बना रही थी। खौलते पानी में चाय पत्ती चीनी डालने के लिए आदतन डिब्बों की तरफ हाथ बढ़े वह हवा में लहरा कर रह गए। उसने निगाह उठाकर देखा तो किचन का पूरा नक्शा ही बदल गया था। किधर रखे हैं? माँ उसे डिब्बे दिखाते हुए बोली। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा। कई परतों की सीवन हल्की सी उधड़ गई थी। अरे वाह, नए डिब्बे कितने प्यारे हैं, सीमा भाभी लाई होंगी। किचन भी नए सिरे से सजा दिया। वह माँ के चेहरे की उधड़ी परतों पर कच्ची सिलाई करने का प्रयास करती हुई बोली। चाय पत्ती व चीनी खौलते पानी में डालते दिल के अंदर भी कुछ खौल गया, आंखों में नमी उतर आई। ना जाने खौलते पानी के भाप की या फिर सोच की। चलो माँ, आराम से बैठकर चाय पीते हैं, वह ट्रे उठाते हुए बोली।
ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन से कोई गिला है उसे या माँ को, पर यह घर पहले भी तो सीमा भाभी का था। कईयों बार यह बताने का प्रयत्न सबकी तरफ से किया गया, पर उन्होंने कभी इसे अपना समझा ही नहीं। ऑफिस से आकर अपनी चाय बनाई और फर्स्ट फ्लोर के अपने कमरे में बंद हो गई। कई बार माँ बाबा और सीमा भाभी की चाय एक साथ गैस के अलग अलग चूल्हों पर बनती थी। महाराजिन खाना बनाती तो घर के 3 सदस्यों का। सीमा भाभी का अपना पका खाकर 7 बजे ऊपर अपने कमरे में समा जाती। बच्चे छुट्टी आते तब भी उनका यही रूटीन रहता। बच्चों की मर्जी कि वे उनके साथ खाएं या सबके साथ। कैसे कोई इंसान सबके बीच रहकर इतना अलग थलग रह सकता है? सीमा भाभी की बातें सुनकर उसे आश्चर्य होता। कैसे वे घर की किसी भी समस्या से इतनी अस्पृश्य रह पाती हैं? वह अक्सर ये सवाल खुद से पूछती, लेकिन जवाब न मिलता। सीमा भाभी की ही तरह उसका अंतर्मन भी अक्सर मौन धारण कर लेता है। उन्हें अपनी नौकरी, अपने बच्चों व अपने मायके से मतलब था, लेकिन खराब की परिभाषा के अंतर्गत उन्हें परिभाषित करना भी मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने भैया को कभी नहीं रोका। घर परिवार के लिए कुछ करने या फिर भैया पर उनकी चली नहीं। यह भी उन दोनों के रिश्तों के बाहरी परत के अंदर दबा रहता था, कभी उजागर नहीं हुआ। फिर बाबा ने अपने पराये किसी रिश्तेदार को सीमा भाभी के खिलाफ कुछ उगलने नहीं दिया। जिया भी माँ को तब समझाती ही रहती थी। बहू तुम्हारी है माँ, उससे तुम्हें खुशी मिले या गम तुम्हें सहना है। फिर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी है। जो शब्द तुम अपनी बहू के लिए बोलोगी वह सास होने के नाते ब्रह्म वाक्य बन जाएंगे। मैं जानती हूँ अच्छा नहीं बोला जाएगा, पर बुरा बोलकर अपना तमाशा बनाना मत कभी। माँ ने उसकी बात गांठ बांध ली। तेरे बाबा के जाने के बाद 13वीं तक कितनी मीठी बात करती रही सबके सामने। चाय पीते हुए उस दिन माँ के मन की किसी परत की सीवन फिर उधड़ गई थी। तुम ध्यान मत दिया करो माँ, वो तो पहले भी ऐसी ही थी। घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा ध्यान रखता है। मैं भी लोकल रहती हूँ। रुपए पैसे का इंतजाम बाबा तुम्हारे लिए काफ़ी कर गए हैं, इसलिए एक कमी के बजाय 4 खूबियों में मन लगाया करो। जिया ने उधड़ी परत की फिर मरम्मत कर दी, पर बाबा के जाने के बाद 13वीं तक के दृश्य उसके भी सामने साकार हो उठे। सीमा भाभी की तटस्थता ने उसका दिल भी ना जाने कितनी बार तोड़ा था। मनीष भैया के सामने या सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार बदल जाता, लेकिन अकेले में किसी का तिरस्कार करने के लिए उन्हें शब्दों की ज़रूरत भी कब पड़ती थी। वह सब तो वे अपनी आंखों व तटस्थ मुखमुद्रा से ही कर देती। प्रणाम भी ऐसे लेती जैसे चाबुक मार रही हूँ। वह सहम सी जाती। भला इन बातों को कोई शब्दों में पिरोकर व्याख्या करेगा तो शब्द तो कहने वाले के ही होंगे ना। फिर सच्चाई का प्रमाण कहाँ से लाएंगे? बाबा के जाने के बाद सीमा भाभी का माँ पर बिखरता छलकता प्यार देखकर पूरी रिश्तेदारी प्रभावित हो गई। सभी की जुबान पर बस एक ही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी। कैसे संभाल लिया सब कुछ। वह खुद अंदर तक पिघल गई थी, साथ ही निश्चिंत हो गई थी। चलो माँ का बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन 13वीं खत्म होते ही मीठी मुस्कान, मीठी बातें सब ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। एक दिन वह माँ को मिलने गई थी। जब लौटने को हुई तो बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। टेबल पर लंच लग रहा था। भैया बोले, जिया लंच करके जाओ, वैसे भी बाहर बारिश शुरू हो गई है। ऐसी भी बारिश नहीं हो रही है, जब तक तेज हो गई तब तक घर पहुंच जाएंगी। सीमा भाभी के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। नहीं भैया, चलती हूँ, 10 मिनट का ही तो रास्ता है, कहकर वह घर से बाहर निकल गई। लेकिन आंखें छलकने को व्याकुल हो रही थीं। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ का अशक्त बुढ़ापा एकाएक आंखों के सामने तैर गया। मनीष भैया का एक बेटे का स्वाभिमान माँ को उसके पास रहने नहीं देगा, और सीमा भाभी की चालाकियों के साथ माँ कैसे जी पाएंगी, जिनकी बातों को नकारना मुश्किल हो जाता है लेकिन फांस की तरह अंदर धंस जाती हैं। आर्थिक संपन्नता की कमी नहीं थी माँ को, पर अशक्त बुढ़ापा अगर आर्थिक संपन्नता के साथ बीत पाता तो शानदार फ्लैट्स में बंद बुजुर्गों की लाशें नहीं मिलती। बड़े घरों में नौकर बुजुर्गों की हत्या नहीं करते, 5 स्टार वृद्धाश्रम ना खोलते। अशक्त बुढ़ापे को भावनात्मक संपन्नता की ज़रूरत होती है, जो एक पल उन्हें उनकी सुरक्षा व भले के लिए डांटे तो दूसरे ही पल उन्हें गले लगाकर बच्चों की तरह पुचकार ले, उनके अंदर विश्वास का सागर भर दें।
चाय पीते हुए जिया माँ के दिल की परतों की मरम्मत करती हुई खुद उधड़ी जा रही थी। सीमा भाभी की तटस्थता को छोड़ दो माँ, उनकी कठोरता पर ध्यान मत दो। हालांकि माँ के सामने यह वाक्य वह कई बार दोहराती। बाबा भी यही समझाते थे, पर जिनकी भाव भंगिमाएँ भ्रुकुटियाँ उसे थोड़ी ही देर में आतंकित कर दिनों के लिए सोच व अपमान के दलदल में धंसा देती, माँ के लिए क्या यह संभव था? 2-4 तोरी और लौकी किसी को देने में ही हल्ला मचा देती है। वर्षों सब्जियां बांटी हैं, मेरा घर नहीं है क्या? माँ फिर उधड़ गईं। उच्च शिक्षित उच्च पदस्थ सीमा भाभी की निम्न स्तर की सोच पर वह मन ही मन ऐसे शर्मिंदा हो गई जैसे यह उसकी खुद की सोच हो। लेकिन माँ को और उधेड़ना उसे उचित नहीं लग रहा था, इसीलिए बात टाल दी। कोई बात नहीं माँ, तुमने जब बांटनी थी खूब बांटी, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन बाद में घर की स्थायी तौर पर रहने वाली मेड सरिता से उसने पूछा तो उसने बताया, माताजी ने किचन गार्डन से थोड़ी तोरी और लौकी निकलवाई थी। भाभी खूब गुस्सा हुई थी। किसके लिए निकलवाई थी? अपनी छोटी बहन के लिए। शामली मौसी आई थी मिलने ना। दिल खराब हो गया जिया का। माँ इस सब की मालकिन है। अभी सीमा भाभी की छोट सोची सही, पर इस बात को भैया से कलह करके कोई नहीं कहना चाहेगा। और सीमा भाभी की कारगुजारियाँ, चालाकियाँ जो माँ के लिए बेहद अपमानजनक व मानसिक तौर पर पीड़ादायक होती हैं, कभी भैया के सामने नहीं आ पाती। लेकिन सार्वजनिक रूप से सीमा भाभी का व्यवहार जब इस कदर बदल जाता है तो भैया से वे क्या कुछ नहीं कहती होंगी। जिया के मानस पटल पर अनायास ही एक दृष्ट स्मृति आकर ठहर गई। एक बार मनीष भैया को अपनी नौकरी से विदेश जाने की संभावना बन रही थी तो चाचा जी बोले थे, बहुत बढ़िया मौका है मनीष, पर सीमा को तो अपनी जॉब छोड़नी होगी। मैं कहाँ जा पाऊँगी चाचा जी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। सीमा भाभी तुरंत बोली थी, जबकि सच तो यह था कि वह अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। वह मतिभ्रम की सी स्थिति में सीमा भाभी का चेहरा देखती रह गई थी। काश कोई चांदी के वर्क में लिपटी कुनैन को देख पाता। बाबा की जिंदगी तक एक सुरक्षात्मक छत थी माँ के ऊपर, जो अब उड़ गई थी। और सीमा भाभी का मुंह खुल गया था। शांतिप्रिय भैया कभी माँ का पक्ष लेकर बीवी को समझाते तो कभी बीवी का पक्ष लेकर माँ को। सीमा भाभी को माँ के लिए एक कप चाय बनाने में भी कष्ट है। एक पैसा भी माँ पर उनका खर्च नहीं होता, फिर भी वे माँ की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन बाबा की करोड़ों की प्रॉपर्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। शाम को मनीष भैया माँ का एक्सरे करवा लाए। फ्रैक्चर नहीं था, मांसपेशियों की चोट थी। जानकर मनीष भैया व उसे चैन मिला। उसने माँ को फ़ोन करके लेटे रहकर आराम करने की सलाह दी। मैं तेरे पास आ जाऊँ कुछ दिनों के लिए? माँ का करुण स्वर दिल में उतर गया। माँ ठीक तो हो जाओ पहले, ऐसी हालत में भैया तुम्हें आने नहीं देंगे। फिर अमित की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, मैं दो को कैसे संभालूंगी? माँ अनिच्छा से चुप हो गई। जिया जानती थी कि माँ उसके पास क्यों आना चाहती थी। माँ के अकेलेपन से अंतर्मन पिघल गया। माँ कुछ ठीक हो जाओ, फिर आकर ले जाऊंगी, वह माँ को दिलासा देती हुई बोली। सारे दिन कमरे में अकेली लेटी रहती हूँ। मनीष सुबह शाम आकर हालचाल ले लेता है, वह तो झांकती भी नहीं है। सरिता को से भी मेरा ज़्यादा बातें करना उसे पसंद नहीं। माँ के अंतस का गुबार फिर फूटने लगा। भैया तो कुछ नहीं बोलते ना, तुम बातें कर लिया करो सरिता से। माँ के अकेलेपन के भयानक सन्नाटे को पीते हुए जया बोली। पता नहीं क्या क्या कहकर मनीष को भी भड़का देती है। फिर मनीष भी तो मना कर देता है कि नौकरों के साथ बातें करने से। जिया निरुत्तर हो गई। सब कुछ समझते हुए भी वह माँ को बहलाती रहती है। माँ का उसके पास ज़्यादा रहना भैया को गंवारा नहीं होता, क्योंकि यह बात उनकी सामाजिक छवि को खराब करती है। लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटे बहू के पास मन नहीं लगता, इसलिए बेटी के पास ज़्यादा रहती हैं। माँ भी इस बात से मन ही मन आतंकित रहती है कि कहीं मनीष बुरा ना मान जाए। उसे तो लगता है सीमा भाभी को भी अपनी सामाजिक छवि की चिंता रहती है। उनको खुद तो माँ के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए वे भी चाहती हैं कि माँ अपने ही घर पर रहें। फलस्वरूप माँ बेहद अकेली हो जाती हैं। माँ की मन स्थिति जिया अच्छी तरह जानती है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती और ना भैया को कुछ समझा पाती है। एक डर भी रहता है कि उसके कुछ बोलने से स्थिति और ना बिगड़ जाए।
कहीं माँ के अकेलेपन के बारे में बात करने पर माँ और भी अकेली ना हो जाए। अगले दिन जिया माँ को देखने चली गई। माँ अपने कमरे में आंखें मूंदे अकेली लेटी थी। वह माँ के पास बैठी तो माँ ने आंखें खोल दी। अरे, तू कब आई? माँ की उदास अकेली सुनी आंखों में असंख्य दीप जल उठे थे। वे उठने का उपक्रम करने लगीं। माँ, तुम लेटी रहो। जिया ने माँ को वापस लिटा दिया। दरवाज़ा पूरा खुला था। सरिता भी नहीं दिखी मुझे आज। आज भाभी घर पर हैं क्या? मैं बोली। नहीं, दोनों गांव गए हैं। सुबह 5 बजे निकल गए थे। रात तक आ जाएंगे। माँ के स्वर में अभी भी दर्द की कराहट थी। लेकिन तुम्हें इस हालत में किसके भरोसे छोड़ गए? जिया आश्चर्य से बोली। सरिता के। लेकिन उसे समझ में नहीं आया क्या कहे। वह तो बाई चांस आ गई थी, अमित को थोड़ी देर के लिए छोड़कर। लेकिन माँ, अगर बाथरूम जाते समय तुम फिर से गिर जाओ तो कौन है यहाँ पर देखने वाला? भैया ने मुझे फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। जिया को अंदर ही अंदर बेचैनी का उबाल सा आया। लेकिन गांव गए किस लिए हैं? वह आश्चर्य से बोली। इससे पहले पिताजी ने कई बार चाहा था कि उनके बेटे बहू कभी गांव जाकर वहां की देख रेख करें, तब तो नहीं गए। वह आश्चर्य से बोली। गांव में एक मकान व जमीन जायदाद थी अभी, लेकिन दोनों में किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। और आज गांव जाना इतना ज़रूरी हो गया कि सीमा भाभी भी चली गईं और भैया माँ को इस हालत में छोड़कर चले गए। लेकिन जिया खुद को गांव जाने की बात ना बताने का कारण जैसे समझ रही थी कि कहीं पुरखों की संपत्ति पर जिया अपना अधिकार न मांग बैठे। सीमा भाभी की सोच से उसे कोई लेना देना नहीं, पर भैया को तो उसकी नीयत पर भरोसा होना चाहिए था। लेकिन गांव की ज़मीन जायदाद में मनीष भैया का रुचि लेना तो वह समझ सकती थी, पर घर की हर खुशी और गम से अस्पृश्य भाभी का जाना जहां उसे हैरान कर रहा था, वहीं हल्का सुकून भी दे रहा था। इसलिए बोली, चलो अच्छा है, सीमा भाभी भी गई हैं, भैया के साथ तो खड़ी होकर रहेंगी। अपनी नौकरी छोड़कर गांव में कुछ काम करना चाहती है। एकाएक माँ बोलने लगी। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर। इसीलिए सोच रही है कि गांव का घर ठीक करा ले और गांव के वरिष्ठ लोगों से, खासकर प्रधान से अपनी जान पहचान अच्छी कर ले, जिससे उसे अपने काम में मदद मिल सके। रसीले फलों के लिए वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ रसीले फल बहुतायत में होते हैं। शायद उसी को लेकर कुछ काम करना चाह रही है। मनीष से कहते सुना था कि अदरक भी खूब होती है वहाँ। किसी के साथ मिलकर काफ़ी बड़ा कुछ करने का सोच रही है। मुझे समझ नहीं आया। ऐसा क्या करने का सोच रही हैं? पता नहीं। दोनों कल रात मेरे पास आए थे। जो कुछ बता रहे थे मैं ज़्यादा समझ नहीं पाए। कह रहे थे बाबा के नाम से शुरू करेंगे, इसलिए बाबा की जमा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। जिया हतप्रभ रह गई। मनीष भैया भाभी के प्रभाव में आकर चाहे कुछ भी कर ले, पर माँ की देखभाल को लेकर उसे उनकी मंशा पर जरा भी शक नहीं रहता। पर सीमा भाभी जिस तरह से कभी कभी उनका ब्रेन वॉश करती हैं, पता नहीं क्या इरादा है उनका। कहीं माँ की जमा पूंजी बाबा के नाम पर भाभी ने माँ और भैया को बहला फुसला कर निकालवा लिया तो? भावनात्मक व मानसिक स्तर पर अकेला भोग रही माँ कहीं आर्थिक रूप से अकेली ना पड़ जाए। भैया भले ही उनके लिए सब कुछ करेंगे, पर दबदबा भाभी का ही रहेगा। अभी जब माँ अपने दम पर हैं तब भाभी उनसे बात नहीं करती, मतलब नहीं रखती। फिर जब आर्थिक रूप से भैया पर निर्भर हो जाएंगी तब क्या होगा, सोचकर ही जिया को सिहरन हुई। घर और शहर की बाकी संपत्ति भले ही माँ के नाम है, पर 82 साल की माँ इसका उपयोग तो कर नहीं सकती और ना ही किसी अन्याय के प्रतिकार स्वरूप अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकती हैं। जिया जानती थी तब माँ कुछ और उधड़ेगी, बार बार उधड़ेगी। उसे लगातार मरम्मत करते रहना पड़ेगा ताकि माँ की आगे की ज़िंदगी कुछ ठीक ठाक निकल सके, क्योंकि कर तो वह भी कुछ नहीं पाएगी। माँ, तुम अपना पैसा मत देना। बाबा के नाम पर काम शुरू करना चाहती है तो वे खुद कर लें। बाबा का जो कुछ भी तुम्हारे बाद बचेगा उन्हीं का तो होगा, फिर अभी क्यों दे रही हो? उसने माँ को समझाने की एक कमज़ोर सी कोशिश की। माँ ने एक मजबूर खामोश सी दृष्टि उस पर डाली। वह महसूस कर गई उन खामोश निगाहों की मुखर भाषा को, क्योंकि मौन में कुछ प्रश्नों के जवाब बहुत पारदर्शी व स्पष्ट हो जाते हैं। माँ और वह चुप थे, पर उनके विचारों की श्रृंखलाओं के सिरे अपनी अपनी जगहों पर शाखाओं प्रशाखाओं में खिंचकर एक दूसरे से टूट और जुड़े चले जा रहे थे। आप सबको सुधा जुगरान जी की यह कहानी कैसी लगी
मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।